हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब तक कॉम्प्लेक्स नंबर में हम ये टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल यूजिंग कोसी रेसिड्यू थ्योरम। इस टाइप का इंटीग्रल हम सोल्व करेंगे कोसी रेसिड्यू थ्योरम का यूज़ करके। ठीक है, तो अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन बनने की एग्जाम में वो कोसी रेसिड्यू थ्योरम से ही रहती है। या तो डायरेक्टली इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आपका आ जाएगा या फिर इस टाइप का इंटीग्रल सोल्व करना आ जाएगा, क्योंकि ये भी कोसी रेसिड्यू थ्योरम को यूज करके है। या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रियल इम्प्रॉपर इंटीग्रल को इवेलुएट करना कोसी रेसिड्यू थ्योरम का यूज़ करके, उससे क्वेश्चन आपका आ जाता है। तो जो कोसी रेसिड्यू थ्योरम की लास्ट वीडियो, आज की वीडियो और नेक्स्ट वीडियो है, उससे आपका क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। और अगर आप इनको अच्छे से देखते हो तो आप गारंटीड उसको सोल्व कर पाओगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले लास्ट वीडियो का क्वेश्चन हम कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है हमारा कि हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू इवेलुएट करनी है और जो कर्व है हमारा वो रेक्टेंगल है जिसके पॉइंट्स हमें गिवन है, कॉर्नर पॉइंट्स गिवन है। तो अगर इस कर्व को हम ड्रॉ करें तो पॉइंट्स हमारे क्या क्या हैं, -π/2 माइनस आयोटा ये पॉइंट होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 5π/2 माइनस आयोटा ये पॉइंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है -π/2 + 2 आयोटा ये कोई पॉइंट होगा, और +5π/2 + 2 आयोटा। तो ये हमारी रेक्टेंगल बनती है। और क्योंकि ये पॉजिटिवली ट्रेवर्स्ड हमें गिवन है, पॉजिटिवली ट्रेवर्स्ड मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेवर्स्ड है वो, तो जो हम कोसी रेसिड्यू थ्योरम जो अप्लाई करेंगे उसमें क्या आ जाएगा, इंटीग्रल f(z) × dz = 2π आयोटा इंटू सम ऑफ रेसिड्यू। तो सम ऑफ रेसिड्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम सिंगुलर पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। सिंगुलर पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद हम ये देखेंगे कि कौन से सिंगुलर पॉइंट इनसाइड द कर्व लाई कर रहे हैं, उन्हीं के लिए हम रेसिड्यू फाइंड आउट करेंगे। तो कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी क्या कहती है कि जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसको हम 0 के इक्वल रखते हैं। उसके लिए फंक्शन क्या होता है, नॉट एनालिटिक होता है। तो जो पॉइंट्स हमारे आएंगे वो क्या होंगे, सिंगुलर पॉइंट्स होंगे। तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आती है, nπ, जहाँ पे n हमारा क्या होता है 0 +- π +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। तो जो z की वैल्यू हमारी आ रही है वो क्या आ रही है, 0 के लिए क्या आ जाएगा z0, +-1 के लिए क्या आएगा +-π, और +-2 के लिए क्या आएगा +-2π, और +-3π। ये पॉइंट्स हमारे आएंगे। तो इन पॉइंट्स को अगर आप देखो कि कौन से पॉइंट कर्व के इनसाइड लाई कर रहे हैं और कौन से आउटसाइड लाई कर रहे हैं, तो z 0 को हम देखें तो वो इनसाइड लाई कर रहे हैं। z +π को अगर हम देखते हैं तो वो भी इनसाइड लाई कर रहा है, लेकिन -π क्या है, आउटसाइड लाई कर रहा है। और +-2π को अगर हम देखें तो +2π जो है वो इनसाइड है, -2π आउटसाइड है। तो जो ये 3 पॉइंट्स हमारे आते हैं z 0, π और 2π, ये सिर्फ इंटीग्रल में कंट्रीब्यूट करेंगे। अदर पॉइंट्स जो हैं हमारे वो इंटीग्रल में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे क्योंकि वो आउटसाइड द कर्व लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके लिए हम रेसिड्यू फाइंड आउट करते हैं। रेसिड्यू हम फाइंड आउट करें फंक्शन का एट z 0, तो हम क्या देखते हैं, क्योंकि फंक्शन हमें sin z और cos z की टर्म्स में गिवन है, तो हम क्या करते हैं, सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। और सेकंड वाला फॉर्मूला क्या कहता है कि न्यूमरेटर वाला पार्ट एज इट इज़ और डिनोमिनेटर का क्या होगा, डेरिवेटिव। तो sin z का डेरिवेटिव क्या होगा, cos z, और वैल्यू हम रखेंगे z 0। तो यहाँ से जो रेसिड्यू हमारा आता है वो क्या आएगा, e⁻0 1 और cos 0 भी क्या 1, तो 1 आ गया। रेसिड्यू हम फाइंड आउट करें एट z π, तो वो क्या आ जाएगा, e⁻z और cos z एट z π। तो पाई के लिए क्या होगा, e⁻π हो जाएगा, और cos π पे क्या होता है, -1 होता है, तो माइनस साइन आ जाएगा। अब रेसिड्यू हम फाइंड आउट करें फंक्शन का एट z 2π, तो वो क्या आएगा, e⁻2π, और cos 2π की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये हमारा रेसिड्यू आ जाएगा। तो अब इंटीग्रल अगर हम फाइंड आउट करें तो वो क्या होगा, f(z) dz =
2 पाई आल्टा इंटू सम ऑफ रेसिड्यू। तो रेसिड्यू ऑफ फंक्शन एट z इज इक्वल टू 0 प्लस रेसिड्यू ऑफ फंक्शन एट z इज इक्वल टू पाई एंड प्लस रेसिड्यू ऑफ फंक्शन एट z इज इक्वल टू 2 पाई। जो इनसाइड द कर्व लाई कर रहे हैं उनके लिए हमें रेसिड्यू लिखना है। तो क्या आएगा 2 पाई आल्टा इंटू 1 माइनस e की पावर पाई प्लस e की पावर 2 पाई। तो जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो ये कुछ स्टेप्स हैं हमारे जिनकी हेल्प से हम इस इंटीग्रल को कॉन्टूर इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद कोसी रेसिड्यू थ्योरम का यूज करके हम इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल की हेल्प से हम इन स्टेप्स को अच्छे से समझते हैं और ये भी देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इन स्टेप्स को देख लीजिए आप। और एग्जाम्पल है हमारा इंटीग्रल 0 टू 2 पाई कोस स्क्वायर 3 थीटा डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4 कोस 2 थीटा इंटू डी थीटा। सो इस इंटीग्रल को हमें इवेलुएट करना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम इसको कॉन्टूर इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद कोसी रेसिड्यू थ्योरम यूज करके इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो कॉन्टूर इंटीग्रल में इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके लिए फर्स्ट स्टेप है हमारा कि जो भी फंक्शन हमें गिवन होगा कोस थीटा या साइन थीटा की टर्म्स में उसको हम लीनियर पावर में एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ पे फंक्शन हमें क्या गिवन है, कोस थीटा का फंक्शन हमें गिवन है। तो और यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि कोस 3 थीटा की पावर 2 हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम इसको लीनियर पावर में कन्वर्ट करते हैं। हमें पता है कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 1 प्लस कोस 6 थीटा डिवाइडेड बाई 2। और क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें लीनियर पावर ही गिवन है तो एज इट इज़ हम लिख देंगे। ठीक है, सेकंड स्टेप है हमारा कि जो फर्स्ट स्टेप में हमें वैल्यू मिली उसके बाद अगर कोस थीटा और साइन थीटा की टर्म अगर न्यूमरेटर में प्रेजेंट होती है तो उसको हम रियल और इमेजनरी पार्ट लिखेंगे e की आल्टा m थीटा का। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि हमारा कोस 6 थीटा प्रेजेंट है न्यूमरेटर में। तो इसको हम कैसे लिखेंगे सेकंड पार्ट का यूज करके रियल पार्ट ऑफ इंटीग्रल 0 टू 2 पाई 1 प्लस e की आल्टा 6 थीटा हम लिखेंगे डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 माइनस 4 कोस 2 थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, m थीटा यहाँ पे क्या है कि जो भी हमें एंगल गिवन होगा 6 थीटा 4 थीटा जो भी, वही हमारा क्या हो जाएगा e की आल्टा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है हमारा कि हम एक कॉन्टूर कंसीडर करेंगे। वो एक सर्किल होगा जिसका सेंटर होगा ओरिजिन और रेडियस क्या होगी 1। तो मतलब क्या है कि 0 से 2 पाई के इंटीग्रल को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉन्टूर इंटीग्रल में। कॉन्टूर इंटीग्रल के लिए जो रीजन है हमारा वो क्या है मोड ऑफ z इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि जितनी भी साइन और कोसाइन टर्म हमारी प्रेजेंट रहती हैं डिनोमिनेटर में उनको हम z की टर्म्स में एक्सप्रेस कर देंगे। तो z को हम लेते हैं e की आल्टा थीटा। होता क्या है r इंटू में e की आल्टा थीटा और r हमने क्या कंसीडर किया है रेडियस हमारी 1 है। तो r 1 होगा तो z क्या हो जाएगा e की आल्टा थीटा। अब dz अगर यहाँ से हम निकालें तो उसकी ये वैल्यू आती है। तो डी थीटा क्योंकि हमें निकालने हैं z के टर्म्स में तो वो क्या आ जाएगा dz अपॉन आल्टा z। और कोस थीटा को हम क्या लिखते हैं e की आल्टा थीटा प्लस e की माइनस आल्टा थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो e की आल्टा थीटा हमारा z है और माइनस क्या है 1/z इंटू 1/2 तो हमारा है ही। और साइन थीटा को हम क्या लिख देंगे अगर प्रेजेंट होगा तो 1/2 आल्टा इंटू z माइनस 1/z। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि इंटीग्रल हमारा चेंज हो जाएगा कॉन्टूर इंटीग्रल में। तो अब इस नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखते हैं कि रियल पार्ट ऑफ कॉन्टूर इंटीग्रल हमारा हो गया मोड ऑफ z इज इक्वल टू 1। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हमें गिवन नहीं है तो जो इंटीग्रल हमारा होगा वो पॉजिटिवली ट्रेवर्स्ड होगा या फिर हम बोलें कि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमें गिवन होगी। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज हम लेके चलेंगे।
अब e की आइटा 6 थीटा हमारा क्या हो जाएगा, z की पावर 6, तो 1 प्लस z की पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 तो हमारा है ही 5 माइनस 4, और cos 2 थीटा को हम क्या लिखेंगे, इंटू 1/2 z प्लस 1/z, तो 2 से ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स, इंटू डी थीटा को हम क्या लिखेंगे, डी जेड अपॉन आइटा जेड। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि डी जेड को छोड़ के जो टर्म हमारी बचेगी वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जेड हो जाएगा, और उसको यूज करके ये हमारा क्या हो गया, कॉन्टोर इंटीग्रल हो गया। तो यहाँ से कोसी रेसिड्यू थ्योरम को यूज करके हम इस इंटीग्रल को फाइंड आउट करेंगे। सो उसके लिए सबसे पहले तो हम इस फंक्शन के सिंगुलर पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे, फिर ये देखेंगे कि कौन से सिंगुलर पॉइंट्स इनसाइड द कर्व लाई कर रहे हैं, और कर्व हमारा क्या है, मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1, सेंटर जेड रेडियस 1 लेके एक सर्कल हमारा है, इसके इनसाइड में जो भी सिंगुलर पॉइंट हमारे लाई करेंगे उसके लिए हम रेसिड्यू फाइंड आउट करेंगे, और कोसी रेसिड्यू थ्योरम यूज करके, कोसी रेसिड्यू थ्योरम क्या होती है, इंटू 2 पाई आइटा इज इक्वल टू 2 पाई आइटा इंटू में सम ऑफ रेसिड्यू जो इनसाइड लाई करते हैं, ठीक है। इसको यूज करके हम इस इंटीग्रल को फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे हमारा जेड स्क्वायर आएगा, जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर, क्योंकि कोस 2 थीटा हमें गिवन है, और कोस 2 थीटा हमारा क्या होता है, ई की आइटा 2 थीटा प्लस ई की माइनस आइटा 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और ई की आइटा 2 थीटा क्या होता है, जेड स्क्वायर होता है, प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर इंटू में 1/2, तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इस फंक्शन को अगर आप देखो तो क्या हमें मिल रहा है, रियल पार्ट ऑफ इंटीग्रल क्लोज्ड इंटीग्रल 1 प्लस जेड की पावर 6 अपॉन, अगर 2 को हम इनसाइड लेते हैं तो क्या हमें मिलता है, 10 माइनस 4 जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर इंटू डी जेड अपॉन आइटा जेड, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, रियल पार्ट ऑफ, अगर हम एलसीएम लें तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रल 1 प्लस जेड की पावर 6 10 क्या आ जाएगा, 10 जेड स्क्वायर माइनस 4 जेड की पावर 4 हो जाएगा, माइनस 4 डिवाइडेड बाई क्या होगा, जेड स्क्वायर इंटू डी जेड अपॉन आइटा जेड। तो एक जेड से एक पावर कैंसिल होगी और ये जेड ऊपर चला जाएगा, तो हमें क्या मिलता है, रियल पार्ट ऑफ इंटीग्रल जेड इंटू में 1 प्लस जेड की पावर 6 डिवाइडेड बाई 10 जेड स्क्वायर माइनस 4 जेड की पावर 4 माइनस 4 इंटू डी जेड, और अपॉन आइटा है, आइटा को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आइटा हो जाएगा, ठीक है। आइटा को ऊपर लेके जाएंगे मतलब आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आइटा से डिवाइड करेंगे तो आइटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, और ऊपर आइटा हमारा है। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि ये जो टर्म हमारी है ये क्या है, एफ ऑफ जेड है। एफ ऑफ जेड क्या है, माइनस आइटा जेड 1 प्लस जेड की पावर 6 अपॉन 10 जेड स्क्वायर माइनस 4 जेड की पावर 4 माइनस 4। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा इंटीग्रल हुआ वो किस फॉर्म का हो गया, कॉन्टोर इंटीग्रल की फॉर्म का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन के सिंगुलर पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम ये देखते हैं कि कौन से सिंगुलर पॉइंट इनसाइड द कर्व लाई कर रहे हैं, उनके लिए हम रेसिड्यू फाइंड आउट करेंगे और कोसी रेसिड्यू थ्योरम का यूज करके इंटीग्रल को इवेलुएट कर लेंगे। तो कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर वाली टर्म को 0 के इक्वल करते हैं। वहाँ पे फंक्शन क्या होता है, नोट डिफाइंड होता है। नोट डिफाइंड होता है तो नोट एनालिटिक होता है, और जो पॉइंट्स हमारे आते हैं वो सिंगुलर पॉइंट्स आते हैं। तो इसीलिए जो कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी हमारी क्या होगी, इसको 0 के इक्वल हम रखें। यहाँ से अगर माइनस कॉमन हम लेते हैं तो 4 जेड की पावर 4 माइनस 10 जेड स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को हम दो मेथड से सोल्व कर सकते हैं। एक तो हम जेड स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करें यूजिंग द फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, या फिर फैक्टर्स की हेल्प से हम जेड स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो फैक्टर्स की हेल्प से हमारे लिए फाइंड आउट करना इजी रहेगा। तो फैक्टर्स के लिए हम क्या लिखेंगे,
10z² को हम लिख सकते हैं -8z² -2z² +4 = 0। और अगर फर्स्ट टू टर्म में से मैं 4z² कॉमन लूँ तो क्या बचता है z² और इसमें से क्या बचेगा 2। और अगर सेकंड में से मैं -2 कॉमन लूँ तो क्या बचेगा z², यहाँ से क्या बचेगा -2 = 0। तो अगर पूरी टर्म में से हम z² -2 कॉमन लेते हैं तो क्या हमें मिलता है 4z² -2 = 0। तो यहाँ से z की क्या वैल्यूज हमें मिलेंगी, z² = 2 और 4z² = 2। तो z² की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/4 या मैं कहूँ 1/2। और यहाँ से z की क्या वैल्यू आएंगी ±√2 और यहाँ से z की क्या वैल्यू आती है ±1/√2। तो इन पॉइंट्स को अगर आप देखो, क्योंकि √2 की वैल्यू क्या होती है 1.41, तो जो ये z वैल्यूज हैं वो आउटसाइड द कर्व लाई कर रही हैं, वो यहाँ पे लाई कर रही हैं हमारी, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये इंटीग्रल में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी। और अगर इन पॉइंट्स को आप देखो तो 1/1.41 है, तो वो कहीं 1 से लेस ही होगी वैल्यू, तो यहाँ पे वो वैल्यूज लाई करेंगी। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो पॉइंट्स हमारे हैं सिंगुलर पॉइंट्स हैं, इनके लिए हम रेसिड्यू फाइंड आउट करेंगे और यही हमारे इंटीग्रल में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो रेसिड्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो सिंगुलर पॉइंट्स हैं वो किस टाइप के सिंगुलर पॉइंट हैं। तो अगर फंक्शन को आप देखो तो फंक्शन हमें अलजेब्रिक फंक्शन ऑफ z गिवन है, तो हम क्या बोलते हैं कि जो सिंगुलर पॉइंट्स हमारे होंगे वो नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट होंगे या फिर हम बोलें पोल होंगे। तो अब बात आती है उनके ऑर्डर की कि पोल का ऑर्डर क्या होगा। तो जिस फैक्टर की वजह से ये सिंगुलर पॉइंट हमें मिल रहे हैं, ये इस फैक्टर की वजह से मिल रहे हैं, और ये फैक्टर कहाँ पे प्रेजेंट है f(z) में। f(z) को अगर हम लिखें तो हम क्या लिखते हैं -iz × 1 + z⁶ डिवाइडेड बाई माइनस, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया था तो इसको माइनस लिखेंगे, और इसको हमने फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा तो ये वैल्यू हमने लिखी थी z² - 2 × 4z² - 2। अब यहाँ से क्योंकि इस फैक्टर की वजह से हमें सिंगुलर पॉइंट मिल रहे हैं, तो इसकी जो पावर होगी वही क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ पोल हो जाएगा। तो इनका जो ऑर्डर है वो क्या है फर्स्ट ऑर्डर है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेसिड्यू फाइंड आउट करने के लिए हम दो मेथड पढ़ते हैं। एक तो अगर हमें जो फंक्शन है वो फैक्टराइज्ड फॉर्म में गिवन हो, उसके लिए हम फर्स्ट मेथड यूज़ करते हैं। दूसरा, अगर हमें फंक्शन जो डिनोमिनेटर में गिवन है वो पावर्स की फॉर्म में गिवन हो, तो सेकेंड मेथड अगर हम यूज करें रेसिड्यू फाइंड आउट करने के लिए एट z = 1/√2, तो क्या हो जाएगा जो फर्स्ट पार्ट होता है न्यूमरेटर पार्ट होता है हमारा वो एज इट इज़ रहता है -iz 1 + z⁶, और नीचे डिनोमिनेटर वाले का क्या हम करते हैं डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन अगर हम इसका करें तो क्या आता है 20z - 16z³ और 4 का क्या हो जाएगा 0 एट द पॉइंट z = 1/√2। जो वैल्यू हमारी आएगी वो क्या हो जाएगा रेसिड्यू हो जाएगा। तो इस वैल्यू को अगर आप फाइंड आउट करो तो यहाँ से क्या आता है -iz 1 + z⁶। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें z कॉमन ले लें तो क्या हमें मिलेगा 20 - 16z² और z से z कैंसिल हो जाएगा एट z = 1/√2। तो वैल्यू क्या हमारी आती है -i 1 + z⁶ क्या हो जाएगी 1 + z² 1/2 होगा, और z² के क्यूब क्या होता है z⁶, तो 1/2 का क्यूब क्या होगा 1/8 डिवाइडेड बाई 20 - 16 z² क्या होगा 1/2 × 1/2। तो यहाँ से क्या होता है ये हमारा हो जाएगा -i 9/8 डिवाइडेड बाई 20 - 8 कितना होगा 12। तो 3 से हम अगर कट करें तो 9 3 से होगा और 12 कितने से होगा 4 से। तो यहाँ से क्या वैल्यू हमें मिलती है -3i डिवाइडेड बाई 32। अब रेसिड्यू हम फाइंड आउट करते हैं z = -1/√2 के लिए।
तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या था, z इज इक्वल टू -1/√2। तो इसके लिए रेसिड्यू हमारा क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर वाली टर्म एज इट इज़ माइनस आयोटा z 1 + z⁻6 एज इट इज़, और सेकेंड वाली टर्म का डिफ्रेंशिएशन तो वो क्या होगा 20z माइनस z से z कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली 20 - 16z², और वैल्यू हमारी क्या है z इज इक्वल टू -1/√2। तो वैल्यू हम अगर पुट करें तो हमें क्या मिलता है माइनस आइटा 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो 1 + 1/8 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 20 - z² के लिए प्लस ही वैल्यू हमें क्योंकि मिलेगी 1/2, तो क्या वैल्यू हमें मिलती है, सिमिलर वैल्यू मिलती है -3 आइटा डिवाइडेड बाई 32। तो इस इंटीग्रल को हम सोल्व करें तो इंटीग्रल हमारा क्या है, अगर जनरल इंटीग्रल को हम देखें, कॉन्टूर इंटीग्रल क्या होता है f(z) dz इज इक्वल टू 2π आइटा इंटू सम ऑफ रेसिड्यू, और सम ऑफ रेसिड्यू हमारा क्या आ रहा है -3 आइटा अपॉन 32 प्लस -3 आइटा अपॉन 32। तो क्या हमें मिल रहा है 2π आइटा इंटू -6 आइटा डिवाइडेड बाई 32। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, इसको अगर हम कट करें तो ये क्या आएगा 16 आएगा, इसको अगर हम कट करते हैं तो 8 आएगा, आइटा आइटा क्या होगा आइटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू हमें क्या मिलती है 3π/8। और क्योंकि वैल्यू हमें किसकी फाइंड आउट करनी है रियल पार्ट ऑफ फंक्शन इनटू में dz, तो रियल पार्ट क्या होगा रियल पार्ट ऑफ इंटीग्रल f(z) dz वो क्या आएगा, इस इंटीग्रल का रियल पार्ट क्योंकि 3π/8 ही है, तो क्या हो जाएगा आंसर 3π/8। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा ही लेंदी था, इतने लेंदी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते नहीं हैं, वो तो हमने सारे स्टेप्स को समझने के लिए उस एग्जाम्पल को कंसीडर किया था। तो एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ये टीफर 2015 में आया था। इस इंटीग्रल की वैल्यू हमें इवेलुएट करनी है जहाँ पे a 0 से 1 के बीच में लाई करते हैं। तो हमने क्या देखा कि 0 से 2π वाले इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें उसे कॉन्टूर इंटीग्रल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद कोसी रेसिड्यू थ्योरम लगा के हम उसको इवेलुएट कर लेंगे। तो कॉन्टूर इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के हमारे स्टेप्स क्या थे कि अगर कोई भी फंक्शन जो कोस थीटा और साइन थीटा का है उसमें अगर कोस थीटा या साइन थीटा की कोई भी पावर प्रेजेंट रहती है तो हम उसको लीनियर पावर में एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि कोस थीटा की पावर 1 ही हमें गिवन है, लीनियर पावर गिवन है, तो फर्स्ट स्टेप स्किप हो जाएगा। सेकेंड स्टेप क्या था कि अगर न्यूमरेटर में कोई भी कोस थीटा या साइन थीटा प्रेजेंट रहता है तो उसको हम रियल और इमेजनरी पार्ट लिखेंगे e की आइटा थीटा का। तो क्योंकि न्यूमरेटर में भी यहाँ पे कुछ नहीं है तो सेकेंड स्टेप भी हमारा स्किप हो जाएगा। थर्ड स्टेप क्या था कि हम एक कॉन्टूर कंसीडर करते हैं मोड ऑफ z इज इक्वल टू 1 का, मतलब z इज इक्वल टू 0 को सेंटर मान के एक रेडियस लेके हम एक कर्व ड्रॉ करते हैं और जितने भी हमारे थीटा की फंक्शन है उनको हम z की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। तो जो लिमिट हमारी होगी वो कॉन्टूर इंटीग्रल में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो z को हम क्या लिखते हैं r e की आइटा थीटा, और r कितना है यहाँ पे 1, तो क्या हो जाएगा e की आइटा थीटा। dz क्या होगा आइटा e की आइटा थीटा d थीटा। तो d थीटा अगर हम इवेलुएट करें तो क्या आता है dz अपॉन आइटा z, और कोस थीटा हमने देखा क्या होता है 1/2 z प्लस 1/z। तो सारी वैल्यू जब हम इस इंटीग्रल में पुट करते हैं तो इंटीग्रल हमारा क्या बन जाता है कॉन्टूर इंटीग्रल बन जाता है। तो कॉन्टूर इंटीग्रल इन वैल्यूज को हम रखें, डी थीटा क्या हमारा होगा dz अपॉन आइटा z इंटू 1 - 2a, कोस थीटा की जगह पे रखेंगे 1/2 z प्लस 1/z प्लस a²। तो 2 से 2 कैंसिल होगा और इंटीग्रल हमारा क्या बनता है, इंटीग्रल हमारा बनता है dz अपॉन, अगर आइटा से हम मल्टीप्लाई और आइटा से डिवाइड करें तो ऊपर क्या आ जाएगा माइनस आइटा, z हमारा है ही। अब इस टर्म को अगर हम ऐड करें
तो z हमारा LCM आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा z माइनस ए जेड स्क्वायर माइनस ए प्लस ए स्क्वायर जेड, ये वैल्यू हमें मिलती है। तो z से z कैंसिल होगा और इंटीग्रल हमें क्या मिलता है, क्लोज्ड इंटीग्रल माइनस आयटा इंटू डी जेड अपॉन, अगर माइनस हम कॉमन ले नीचे वाली टर्म से तो हमें क्या मिल रहा है, माइनस कॉमन लेने पे ए जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू में z माइनस, क्योंकि यहाँ से कॉमन आएगा तो क्या बचेगा प्लस ए, माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो एफ ऑफ जेड हमारा क्या आता है, डी जेड को छोड़ के जो भी टर्म हमारी होती है वो क्या हो जाता है एफ ऑफ जेड। तो वो क्या आएगा आयटा अपॉन ए जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू जेड प्लस ए। तो हम क्या करते हैं, सिंगुलर पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। तो कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी क्या कहते हैं कि डिनोमिनेटर वाली टर्म को 0 के इक्वल हम रखते हैं। तो वहाँ से क्या हमें मिलता है, जो पॉइंट्स हमें मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, माइनस ए स्क्वायर जेड माइनस जेड प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, अगर ए जेड हम इस टर्म से कॉमन ले तो हमें क्या मिलता है, यहाँ से मिलेगा z और यहाँ से क्या मिलेगा a, z माइनस ए। और अगर माइनस इन दोनों टर्म से हम कॉमन लें तो क्या मिलेगा z माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, z माइनस ए पूरी टर्म में से कॉमन आ जाएगा और क्या बचेगा ए जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से z की कौन सी हमारी वैल्यूज आ रही हैं, z इज इक्वल टू a एंड z इज इक्वल टू 1/a। तो क्योंकि a जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है, तो जो a फंक्शन होगा, जो a हमारा गिवन है सिंगुलर पॉइंट, वो 0 से 1 के बीच में कहीं लाई कर रहा है, तो वो मतलब इनसाइड द कर्व लाई कर रहा है। और ये जो वैल्यू है वो 1 से लेस है, तो ये क्या ये जो वैल्यू आएगी 1/a की वो 1 से ग्रेटर आएगी, मतलब वो आउटसाइड द कर्व लाई करेगा। तो ये इंटीग्रल में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा और सिर्फ ये इंटीग्रल में कंट्रीब्यूट करेगा। तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो ये z इज इक्वल टू a हमारा पॉइंट सिंगुलर पॉइंट आया, ये किस टाइप का सिंगुलर पॉइंट है। तो इस अगर f ऑफ z को आप देखो तो f ऑफ z क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है z का। तो हम क्या बोलेंगे कि जो सिंगुलर पॉइंट है हमारा वो नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट है, या फिर हम बोले पोल है। तो अब बात आती है उसके ऑर्डर की। तो z इज इक्वल टू a है, वो किस फैक्टर की वजह से मिल रहा है, z माइनस a की वजह से। और जो फंक्शन में डिनोमिनेटर वाली टर्म थी उसी को हमने इसके इक्वल लिखा है। तो हम इस फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, आयटा अपॉन z माइनस a इंटू ए जेड माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं। तो z माइनस a फैक्टर की वजह से हमें z इज इक्वल टू a सिंगुलर पॉइंट मिल रहा है और उसकी पावर कितनी है 1। तो पोल ऑफ ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसका रेसिड्यू फाइंड आउट करते हैं, रेसिड्यू ऑफ फंक्शन एट z इज इक्वल टू a। और फर्स्ट ऑर्डर पोल के लिए क्या होता है, अगर हमने फंक्शन को फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखा है तो फर्स्ट फॉर्मूला अगर हम यूज करें तो क्या होगा, लिमिट z टेंड्स टू a z माइनस a इंटू एफ ऑफ जेड। और एफ ऑफ जेड हमारा क्या है, आयटा अपॉन z माइनस a जेड माइनस 1। ठीक है, तो z माइनस a से z माइनस a कैंसिल हुआ और z की जगह पे हम a रखते हैं। तो रेसिड्यू हमारा आता है आयटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1। अब इंटीग्रल की वैल्यू अगर हम इवेलुएट करें, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड, वो क्या होगा 2 पाई आयटा इंटू सम ऑफ रेसिड्यू। क्योंकि सिंगुलर पॉइंट हमारा एक ही था तो सम ऑफ रेसिड्यू क्या आएगा, सिर्फ यही आएगा, इंटू में आयटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से क्या होता है, आयटा स्क्वायर माइनस 1 होगा, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। अब अगर माइनस को हम इनसाइड लेके जाएं तो क्या हमें मिलता है 2 पाई अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर। तो जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं और इसी एग्जांपल से एक फॉर्मूला हमारा निकल के आता है। तो जो इस फॉर्म के क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं
तो डायरेक्टली फॉर्मूले को यूज़ करके कुछ सेकंड्स में ही हम उसको सोल्व कर पाएंगे। तो हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू इवेलुएट करनी है। तो ऐसे इंटीग्रल को इवेलुएट करने के लिए सबसे पहले हमें उसको कॉन्टूर इंटीग्रल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद कॉची रेसिड्यू थ्योरम यूज करके हम उसको ईजिली इवेलुएट कर सकते हैं। तो कॉन्टूर इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए स्टेप्स हैं हमारे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो भी कोस थीटा या साइन थीटा की पावर है वो लीनियर पावर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लीनियर पावर ही गिवन है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा स्किप हो गया। सेकंड स्टेप क्या है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कोस थीटा या साइन थीटा टर्म प्रेजेंट है तो उसको हम रियल और इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे ई की आल्टा थीटा का। तो क्योंकि न्यूमरेटर में सिर्फ 1 गिवन है तो सेकंड स्टेप भी हमारा स्किप हो जाएगा। थर्ड स्टेप क्या है कि हम एक कॉन्टूर कंसीडर करते हैं मोड ऑफ z इज इक्वल टू 1, मतलब z0 को सेंटर मान के एक रेडियस लेके हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, उसके बाद जो स्टेप है वो क्या है कि जो कोस थीटा या डी थीटा की टर्म है उनको हम z की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। तो जो इंटीग्रल है हमारा वो कॉन्टूर इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से z को हम लिखते हैं ए की आल्टा थीटा, और डी थीटा की वैल्यू अगर हम देखें तो हम लिखते हैं डी जेड अपॉन आल्टा जेड, और कोस थीटा की वैल्यू हम क्या लिखते हैं 1/2 z प्लस 1/z। तो सारी वैल्यूज अगर हम इंटीग्रल में पुट करें तो इंटीग्रल हमारा कॉन्टूर इंटीग्रल बन जाता है। और डी थीटा की जगह पे क्या आएगा डी जेड अपॉन आल्टा जेड, ए प्लस बी, कोस थीटा की जगह पे आएगा 1/2 इंटू जेड प्लस 1/z। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अगर आल्टा से हम मल्टीप्लाई करें और आल्टा से डिवाइड करें तो माइनस आल्टा ऊपर आएगा इंटू डी जेड अपॉन जेड तो है ही, और अगर इस टर्म को हम ऐड करें तो 2z हमारा एलसीएम होगा, और क्या आता है 2az प्लस bz² प्लस b। तो यहाँ z से z कैंसिल होगा और 2 ऊपर जाएगा, तो इंटीग्रल की वैल्यू क्या आती है -2 आल्टा इंटू डी जेड अपॉन bz² प्लस 2az प्लस b, ठीक है। तो यहाँ से फंक्शन की वैल्यू हमारी क्या आती है f ऑफ z, अगर हम देखें तो वो आता है -2 आल्टा अपॉन bz² प्लस 2az प्लस b। तो इसके बाद हम क्या करते हैं सिंगुलर पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद ये देखते हैं कि कौन से सिंगुलर पॉइंट इनसाइड द कर्व लाई कर रहे हैं। जो इनसाइड द कर्व लाई कर रहे हैं उन्हीं के लिए हम रेसिड्यू फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि वही जो पॉइंट्स हैं हमारे वो इंटीग्रल में कंट्रीब्यूट करते हैं। अदर जो आउटसाइड पॉइंट हैं वो इंटीग्रल में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी क्या होती है, डिनोमिनेटर वाली टर्म को हम 0 के इक्वल रखते हैं, जिसके लिए फंक्शन क्या होता है नॉट एनालिटिक होता है। तो जो पॉइंट्स हमारे मिलेंगे वो क्या हो जाएंगे सिंगुलर पॉइंट्स हो जाएंगे। तो z की वैल्यूज अगर हम यहाँ से निकालें तो वो क्या आती हैं -b, तो क्या आएगा -2a प्लस -b² क्या होगा 4a² माइनस 4ac क्या होगा 4b² डिवाइडेड अपॉन 2a क्या आ जाएगा 2 इंटू b। तो यहाँ से अगर पूरी टर्म में से 2 कॉमन लो तो मैं नीचे से कैंसिल होगा, तो z की वैल्यूज हमारी क्या आ रही है -a प्लस माइनस √a² माइनस b² अपॉन b। अलग अलग अगर हम इनको लिखें तो z की वैल्यूज हमारी आ रही हैं -a माइनस √a² माइनस b² डिवाइडेड बाई b। तो इसके बाद हम ये चेक करते हैं कि जो पॉइंट्स हैं हमारे वो किस टाइप के सिंगुलर पॉइंट हैं। तो क्योंकि फंक्शन हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन है z में, तो हम क्या बोलेंगे कि जो ये पॉइंट आ रहे हैं, एक तो ये फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है तो हम क्या बोलते हैं कि ये आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है, और क्योंकि फंक्शन एल्जेब्रिक फंक्शन है z का, तो जो ये सिंगुलर पॉइंट होंगे वो नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट होंगे या फिर हम बोले पोल होंगे। अब बात करें इनके ऑर्डर की, तो ये किस फैक्टर की वजह से आ रहे हैं, इस फैक्टर की वजह से आ रहे हैं दोनों सिंगुलर पॉइंट। तो इसकी जो पावर है वो कितनी है 1 है, तो ऑर्डर ऑफ पोल क्या होगा 1 हो जाएगा। उसके बाद हम ये देखते हैं कि कौन सा पॉइंट इनसाइड द कर्व लाई करता है और कौन सा आउटसाइड द कर्व लाई करता है। तो क्योंकि a जो है वो हमारा ग्रेटर है मॉडुलस ऑफ b से, तो जो ये वैल्यू है हमारी वो पॉजिटिव है, मतलब वो एक रियल नंबर है, ठीक है, और वो -a में से ऐड हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो a से कम वैल्यू हमारी है,
ठीक है, और a से कितनी कम वैल्यू है, जितना b a से फालतू है उतनी ही कम वैल्यू है, तो ये जो पॉइंट हमारा आता है वो क्या आएगा, इनसाइड द कर्व आएगा। और इसको हम क्या बोलते हैं कि ये, अगर हम इसको नाम दे अल्फ़ा का, तो ये जो पॉइंट है हमारा वो इनसाइड द कर्व लाई करता है, और अगर हम इसको नाम दे बीटा का, तो ये जो पॉइंट हमारा होगा वो आउटसाइड द कर्व लाई करेगा, क्योंकि माइनस ए और उसमें कुछ और ऐड हो रहा है और डिवाइडेड बाय बी जो ऑलरेडी ए से कम है, तो ये जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन -1 आएगी, मतलब वो इस साइड कोई सिंगुलर पॉइंट हमारा लाई करेगा, तो आउटसाइड द कर्व होगा तो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो इस वैल्यू के लिए हमें रेसिड्यू फाइंड आउट करना है। तो रेसिड्यू ऑफ फंक्शन एट z इज इक्वल टू अल्फ़ा अगर हम लिखें तो हम क्या लिखते हैं, क्योंकि फंक्शन हमें पावर्स की फॉर्म में गिवन है, तो सेकंड मेथड अगर हम यूज करें तो -2 आइटा हमारा एज इट इज़, और डिनोमिनेटर वाली टर्म का डेरिवेटिव वो क्या होगा 2bz प्लस 2a, b का 0 हो जाएगा। एट z इज इक्वल टू जो वैल्यू हमारी है अल्फ़ा वो हम पुट करेंगे, तो z की जगह पे हम वैल्यू पुट करें तो क्या आता है -2 आइटा इंटू 2b, और z की वैल्यू क्या है -a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई b प्लस 2a। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, b से b कैंसिल होगा, और अगर 2 को हम बाहर लें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जो वैल्यू हमारी आती है रेसिड्यू की वो वैल्यू क्या आती है माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई, अब माइनस ए से प्लस ए है वो कैंसिल होगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इंटीग्रल की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो इंटीग्रल क्या आएगा f ऑफ z डॉट डी जेड, वो क्या होगा 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेसिड्यू, और सम ऑफ रेसिड्यू क्या है माइनस आयोटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू हमारी आती है वो क्या आती है 2 पाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो हम डायरेक्टली इसका क्या फॉर्मूला याद रखेंगे कि इसकी वैल्यू हमारी आएगी 2 पाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये दो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं हमारे, इन पे बेस्ड अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करके आप उसको सोल्व कर पाएंगे कुछ सेकंड्स में ही। और फॉर्मूले क्या है हमारे कि a प्लस माइनस बी कोस थीटा डिनोमिनेटर में प्रेजेंट हो या a प्लस माइनस बी साइन थीटा प्रेजेंट हो, और कंडीशन क्या होनी चाहिए कि a ग्रेटर होना चाहिए b के मॉडुलस से। मतलब b जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन a जो है वो पॉजिटिव ही होगा और b से बड़ा होगा मैग्नीट्यूड में। तो फॉर्मूला हमारा क्या आता है 2 पाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सेकेंड फॉर्मूला क्या है कि जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसका होल स्क्वायर अगर प्रेजेंट हो और कंडीशन सेम हमें गिवन हो तो फॉर्मूला क्या आएगा 2 पाई a अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की पावर 3/2। और जो ये सेकेंड वाला फॉर्मूला है हमारा वो फर्स्ट वाले फॉर्मूले से ही निकल के आता है। फर्स्ट वाला फॉर्मूला हम देख ही चुके हैं एग्जाम्पल की हेल्प से, तो सेकेंड अगर हम निकालें तो फर्स्ट क्योंकि हमें क्या गिवन है 0 to 2 पाई डी थीटा अपॉन a प्लस माइनस बी कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आता है हमारा 2 पाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर कंडीशन आपको गिवन हो तो हम क्या करते हैं, हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू a ओनली। तो अगर a के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएशन करें तो हम पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे और पार्शियल डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रल के इनसाइड जाएगा, तो वो क्या होगा d बाई डी ए कर्ल अपॉन कर्ल a इंटीग्रल 0 to 2 पाई डी थीटा अपॉन a प्लस माइनस बी कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हमारा आता है, इधर से अगर हम a के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल करें d कर्ल अपॉन कर्ल a 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वैल्यू हमारी आती है। बोथ साइड हमने डिफ्रेंशिएशन किया है विद रिस्पेक्ट टू a, तो यहाँ से वैल्यू हमारी क्या आती है a के रेस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो इंटीग्रल के इनसाइड जाएगा डिफ्रेंशिएशन, तो क्या होगा जो नीचे वाली टर्म है उसकी पावर -1 क्योंकि गिवन है तो -1 क्या हो जाएगा -2, तो a प्लस माइनस बी कोस थीटा रेज टू पावर 2 होगी, ठीक है। -2 नीचे आएगा तो 2 हो जाएगा।
और -1 क्योंकि आगे आ रहा है और a का क्या होगा 1 ही होगा, इनटू में d थीटा, ये हो गया डिफ्रेंशिएशन। और इधर अगर हम करें तो 2 पाई हमारा बाहर आएगा, इसकी पावर क्या होगी, ये पावर -1/2 है तो -1/2 आगे होगा और -1 होगा तो नीचे क्या आ जाएगा a² माइनस b² की पावर 3/2 और a² का क्या हो जाएगा इंटू 2a। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो जो वैल्यू है हमारी 0 to 2 पाई d थीटा अपॉन a प्लस माइनस b कोस थीटा, इसका होल स्क्वायर किसके इक्वल आ रही है 2 पाई a अपॉन a² माइनस b² और इसकी पावर 3/2। और यही हमारा क्या है फॉर्मूला है। तो अगर इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपका आता है तो डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज करके आप सोल्व कर दो। एग्जाम्पल अगर हम देखें, इंटीग्रल 0 to 2 पाई d थीटा अपॉन 5 + 4 कोस थीटा, या फिर हम बोले 5 - 4 कोस थीटा, या फिर 5 - 4 साइन थीटा, या 5 + 4 साइन थीटा। तो आंसर इसका डायरेक्टली क्या आ जाएगा, क्योंकि a क्या है ग्रेटर है b से, 5 जो है हमारा वो ग्रेटर है मॉडुलस ऑफ 4 से, तो जो डायरेक्ट आंसर हमारा क्या आएगा 2 पाई अपॉन √a² 25 माइनस b² 16। तो आंसर क्या आता है 2π/3। नेक्स्ट फॉर्मूले की हेल्प से अगर हम एग्जांपल देखें, 0 to 2 पाई d थीटा अपॉन अगर हम करते हैं 5 + 4 कोस थीटा का होल स्क्वायर, या फिर 5 - 4 कोस थीटा का होल स्क्वायर, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 पाई a कितना है 5 डिवाइडेड बाई a² माइनस b², क्या हमें देता है a² माइनस b² क्या आएगा 9 और रेज टू पावर क्या है 3/2, तो वो क्या आ जाएगा 10 पाई अपॉन 27। अब बात आती है कि अगर इंटीग्रल हमें 0 से पाई की रेंज में गिवन हो, 0 से पाई के इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले उसको कन्वर्ट करते हैं 0 से 2 पाई के इंटीग्रल में, उसके बाद हम उसको कन्वर्ट करते हैं कंटूर इंटीग्रल में, और फिर कोसी रेसिड्यू थ्योरम यूज करके हम उसको इवेलुएट करते हैं, या फिर अगर फॉर्मूला कोई बन रहा है तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके हम उसको इवेलुएट करते हैं। तो अगर इवन फंक्शन हमें गिवन हो तो हम उसको चेंज करते हैं 1/2 से डिवाइड करके, लिमिट हमारी चेंज हो जाती है 0 से 2 पाई में इवन फंक्शन के लिए। लेकिन अगर ओड फंक्शन हमें गिवन हो 0 से पाई में तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे वो हम एक एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल है हमारा इंटीग्रल 0 से पाई d थीटा अपॉन 5 + 4 साइन 2 थीटा। तो इस इंटीग्रल को 0 से 2 पाई में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि साइन थीटा हमारा क्या है ओड फंक्शन है, तो ओड फंक्शन के केस में हम क्या करते हैं थीटा को चेंज कर देते हैं 5/2 से। तो जो d थीटा हमारा होगा वो क्या हो जाएगा d 5/2, और जो लिमिट होगी थीटा 0 है तो फाई भी उस केस में क्या है 0 है, लेकिन जब थीटा पाई है तो फाई क्या आ जाएगा हमारा 2 थीटा, तो 2 पाई हो जाएगा। तो जो लिमिट हमारी होगी वो आ जाएगी 0 से 2 पाई d थीटा की जगह पे d 5/2 और 5 + 4 साइन 2 थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा साइन 5। तो इस एग्जाम्पल को अगर आप देखो तो ये जो इंटीग्रल है हमारा वो फॉर्मूले से मैच कर रहा है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अगर लगाएं 1/2 हमारा है ही बार, फॉर्मूला क्या कहता है 2 पाई अपॉन √a² माइनस b², 25 माइनस 16, तो क्या आता है 2 से 2 कैंसिल होगा, आंसर हमारा क्या आएगा π/3। एक और एग्जाम्पल अगर हम देखें, एक और एग्जाम्पल अगर हमें गिवन हो इंटीग्रल 0 से पाई d थीटा अपॉन 5 + 4 साइन 2 थीटा है, लेकिन उसका होल स्क्वायर है। तो ये फॉर्मूला हमने बना लिया, चेंज हमने कर ली लिमिट 0 से 2 पाई d 5 अपॉन 5 + 4 साइन 5 और इसका क्या है होल स्क्वायर है। तो ये फॉर्मूला अब हम यूज करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या आती है 1/2 इंटू 2 पाई a। 2 पाई a क्या है 5 डिवाइडेड बाई a² क्या होगा 25 माइनस 16 क्या होगा 9 रेज टू पावर 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो आंसर हमारा क्या आ रहा है 5 पाई अपॉन
27, ये हमारा आंसर आएगा। एक और एग्जाम्पल अगर हम देखें, इंटीग्रल है हमारा 0 से पाई डी थीटा अपॉन 4 माइनस कोस थीटा और इसका होल स्क्वायर, ये है। तो इसको हम 0 से 2 पाई में चेंज करते हैं, क्योंकि कोस थीटा हमारा क्या है, इवन फंक्शन होता है। तो हम क्या करते हैं, 1/2 इंटीग्रल 0 से 2 पाई डायरेक्टली चेंज कर देंगे डी थीटा अपॉन 4 माइनस कोस थीटा और इसका होल स्क्वायर। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज करें स्क्वायर वाला, तो क्या हमारा आंसर आता है 1/2 इंटू 2 पाई ए हमारा क्या है, क्योंकि ए हमारा क्या है, ग्रेटर देन है बी के मॉडुलस से। तो ए की वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर कितना होगा 16 माइनस बी स्क्वायर क्या है 1 और इसका स्क्वायर रूट। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, आंसर हमारा क्या आ रहा है 4 पाई डिवाइडेड बाई, सॉरी यहाँ पे फॉर्मूले में क्या है 3/2, 3/2 है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या आएगा 15 रेज़ टू पावर 3/2, या फिर हम लिखें 4 पाई 15 इंटू स्क्वायर रूट 15, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 0 से पाई का जहाँ पे भी आपको इंटीग्रल गिवन हो क्वेश्चन में, वहाँ पे अगर इवन फंक्शन होता है तो डायरेक्टली हम उस इंटीग्रल को कन्वर्ट करते हैं 0 से 2 पाई में डिवाइडिंग बाई 2। और अगर आपको ओड फंक्शन गिवन हो तो उस केस में हम थीटा को चेंज करेंगे 5/2 से, तो उसके लिए इंटीग्रल जो है हमारा वो 0 से 2 पाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। ये क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस के लिए, आप इसको सोल्व करें, आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।